It's very good evening to all of you बच्चों. Pension is a reward to employee from employer. मैं reward क्यों बोल रहा हूँ? Remuneration भी बोल सकता हूँ उसको. Pension is a part of salary which normally employer pays to employee after retirement. After retirement, pension broadly classified into two parts: uncommuted pension. आपका ध्यान है, uncommuted pension and commuted pension. If it is uncommuted pension, उसका पैराग्राफ अलग बनाने का. Uncommuted pension means pension which is given by employer to employee on monthly basis after retirement. If it is uncommuted pension, उसका treatment है, it is taxable for all. वर्ड पे ध्यान देना, it is taxable for all. इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं करने का, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल. हो गया, अनकम्यूटेड पेंशन का डिस्कशन खत्म. नाउ कम टुवर्ड्स कम्यूटेड पेंशन. सर व्हाट डू यू मीन बाय कम्यूटेड पेंशन? इफ एम्प्लॉयर pays lump sum amount of pension in certain proportion or percentage to employee, तो उसको कहते हैं it is commuted pension. Commuted pension is not taxable fully, it's exempt. We can get exemption for commuted pension which is available under section 10 subsection 10a. And to understand that exemption, employees broadly classified into two categories: government employees, non-government employees. अगर government employees है तो नसीब वाले है, fully exempt. non-government employees है तो देखना पड़ता है आपको ग्रेचुइटी मिला क्या, ऐसे पूछेगी आपको ग्रेचुइटी मिला क्या. अगर एम्प्लॉय ने बोला हाँ, तो आपको 1/3, ध्यान देना, 1/3 1/3 ऑफ एक्चुअल पेंशन, आपका टोटल पेंशन जो होता है ना, उसका 1/3 एग्जेम्प्ट होगा. अगर आपको पूछा ग्रेचुइटी मिला क्या और आपने बोला नहीं सर ग्रेचुइटी नहीं मिला, मेरे को पेंशन ही मिल रहा है, तो फिर आपको एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? 1/2 ऑफ एक्चुअल पेंशन. 1/2 ऑफ एक्चुअल पेंशन. फॉर्मेट पे फिर से आ जाता हूं मैं. पॉइंट नंबर 24 तक हुआ था. आई थिंक ग्रेचुइटी लास्ट था, उसके बाद में थियरी पे आ गया था रिलेटिंग टू ग्रेचुइटी, एंड नाउ वी हैव डिस्कस्ड ऑन पेंशन. आ जाओ, सबसे पहले अनकम्यूटेड पेंशन. अभी मैंने पढ़ाया, इफ इट्स अनकम्यूटेड पेंशन मींस इट्स अ मंथली पेंशन एंड इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल. तो डायरेक्ट कहां पर जाएगा वो? सेकंड कॉलम. उसके बाद कम्यूटेड पेंशन होगा तो एग्जेम्पशन मिलता है, और जिस पे एग्जेम्पशन मिलता है कुछ माइनस करना होता है, तो वी यूज्ड टू शो दैट अमाउंट इन फर्स्ट अमाउंट कॉलम. उसके बाद लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10)(a) माइनस होके बाहर आएगा. एंड ऑलरेडी इन ट्री डायग्राम वी मेड डिस्कशन कि कैसे इसका एग्जेम्पशन मिलता है. नंबर 27, लीव सैलरी. लीव सैलरी के बारे में बच्चों, ये जो लीव है ना, ये लीव हर एम्प्लॉइज का अधिकार है, हक है छुट्टी लेना. अब सुनना होता क्या है. फॉर एग्जाम्पल 15 लीव कैजुअल लीव है, 25-30 लीव मेडिकल लीव है साल का. और मैं अज्यूम करता हूँ एम्प्लॉय एकदम फिट है, रोज सुबह रिवाइटल लेता है, कभी बीमार पड़ता ही नहीं, एनर्जी ड्रिंक लेता है, कभी बीमार पड़ता ही नहीं. तो ऐसे एम्प्लॉय का साल भर का जो छुट्टी होता है ना, वो एक्यूमुलेट होते जाता है, जमा होते जाता है. एवरी ईयर एक्यूमुलेट होते जाता है. मैं 10 बचाया, फिर और 10 बच गया, और 20 बच गया, टिल रिटायरमेंट तक वो अपना छुट्टी एक्यूमुलेट करवा सकता है बच्चों. और एक फैसिलिटी एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है, वो क्या है मालूम है? इवन सेंट्रल गवर्नमेंट सेड दैट कि एम्प्लॉइज का जितना भी लीव बचा हुआ रहेगा ना, उसको एनकैश करो, मतलब उसको मल्टीप्लाई करो एक दिन के पगार के साथ, जितना बनता है वो एम्प्लॉय को दे दो. कुछ लोग ड्यूरिंग द सर्विस लेते हैं, कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद लेते हैं. बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नजर हर अमाउंट पे होता है बच्चों. व्हाट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेज, भाई जो तू लीव सैलरी लिया है ना, वो भी टैक्सेबल है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट सुनो. अभी हैव यू ऑल अंडरस्टूड लीव सैलरी? क्यों उसको एनकैशमेंट ऑफ सैलरी बोलते, समझ में आ गया सबको? चलो अब आगे सुनना. इफ इट इज रिसीव्ड ड्यूरिंग सर्विस पीरियड, कुछ लोग ऐसे रहते हैं बच्चों,
रिटायर नहीं हुआ, सर्विस चालू है और सर्विस के दौरान ही आप एन कैश करा के लेते हो, तो इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल, इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल. बट इफ इट इज withdrawn or encashed आफ्टर रिटायरमेंट और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो फिर मैंने आपको लाइन में क्या लिख के दिया, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो कितना एग्जेम्पशन होगा वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, उतना माइनस करके बाहर लेना है आपको, उतना माइनस करके बाहर लेना है आपको. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों. आफ्टर लीव सैलरी, वॉलेंटरी रिटायरमेंट. कुछ लोग होते हैं घर में अगर बहुत सेटल है, बच्चे अच्छे से कमाने को लगे हैं, रिटायरमेंट एज इज 60 बट एट द एज ऑफ 50-52 ओनली. बहुत सारे लोग होते हैं बच्चों सोसाइटी में ऐसे जिनका वेल्थ, उनका प्रॉपर्टी बहुत बन गया रहेगा ना, तो वो लोग जॉब को, वीआरएस है, वीआरएस बोलो तो वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम के दौरान अपने सर्विस को स्टॉप कर देते हैं. अगर कोई एम्प्लॉई ऐसा करता है, अगर कोई एम्प्लॉई ऐसा करता है तो ही गेट सर्टेन कॉम्पेंसेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर. वो कॉम्पेंसेशन एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10C टू द एक्सटेंट ऑफ ₹5 लाख. इधर लिखा नहीं है, जरा लिख के लो अपनी नोटबुक में. मैं एक लाइन बोलता हूं, लिखो. वॉलेंटरी, सॉरी ऐसा लिखना, एनी कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड, एनी कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड अंडर वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम, अंडर voluntary retirement scheme is exempt, is exempt to the extent of ₹5 लाख. 5 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है वो. कोई भी हो, गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इधर कोई बाइफर्गेशन नहीं होता. इट इज एग्जेम्प्ट अप टू ₹5 लाख. चलो आगे बढ़ते हैं. उसके बाद कमीशन ऑन सेल्स. कुछ एम्प्लॉइज को सेल्समैन एम्प्लॉयर ऑफर देता है, आपका पेमेंट फिक्स है, बट अगर आप एक सर्टेन लिमिट का टर्नओवर क्रॉस करके दोगे कंपनी का, तो कंपनी विल गोइंग टू गिव यू कमीशन. अब उसको सैलरी माना जाता है और वो टैक्सेबल है. नेक्स्ट, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर. मान लो कोई एनुअल फंक्शन में आपको बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड मिल गया, कैश में, काइंड में, कुछ भी हो. क्यों मिला? बिकॉज यू आर अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. हाँ एक बात सुन लेना सर, अगर मैंने मेरे बॉस को कोई फंक्शन में बुलाया, शादी में, बच्चे के बर्थडे में, एनिवर्सरी फंक्शन में घर का, अगर वो कोई गिफ्ट दे रहा है तो वो गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है, वो गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है. मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर बट रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट. कोई फंक्शन चल रहा है, एनुअल फंक्शन चल रहा है अपने कंपनी का, वहां पर अगर कोई गिफ्ट मिलता है एज अ बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर, तो फिर आपके लिए वो टैक्सेबल होगा. नेक्स्ट, हाँ यहाँ पर एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए. 30 एग्जाम्पल्स वी हैव डिस्कस्ड पूरे. एंड अंडर दिस हेड सैलरी टॉपिक, डिडक्शंस आर गिवन अंडर सेक्शन 16 सेक्शन याद रखेंगे सब लोग. डिडक्शंस अंडर हेड सैलरी इज गिवन अंडर सेक्शन 16 एंड इन ऑल टोटल वी हैव 3 डिडक्शंस. टोटल कितने डिडक्शंस है? 3. अब वो 3 डिडक्शंस क्या है देखते हैं बच्चों. ये मैं किसके बाद लिख रहा हूँ? लेस डिडक्शन आफ्टर गेटिंग ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी. उसके नीचे लिख रहा हूँ लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16. नंबर 1, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1. ब्रैकेट में लिखा ₹50,000 और एक्चुअल सैलरी विच एवर इज लेस, और ये अमाउंट फिक्स होता है. सर हमेशा 50 होगा क्या? नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन योर ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी. अगर आपका ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी ही 40,000 है तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों 50,000 मिलेगा?
मैं अगर सामान खरीद रहा हूँ 4 रुपए का, तो 5 रुपए डिडक्शन मिलेगा क्या, मेरे को डिस्काउंट मिलेगा क्या? नहीं। इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है ₹50,000 और एक्चुअल सैलरी विच एवर इज लेस। मतलब आपका ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी कितना है वो देखो, अगर वो कम है 50,000 से तो उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और 50,000 विच एवर इज लेस। अब मैं मीनिंग समझाता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड डिडक्शन। बहुत पहले ऐसा रूल था कि एम्प्लॉइज अपने सर्विस को कंडक्ट करते वक्त, एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग देयर सर्विस, एनी एक्सपेंसेस इफ दे बैड, लाइक इफ आई एम अ टीचर इन कॉलेज, सर मेरे को अभी जैसे आपको टैक्स पढ़ाना है, तो मेरे को टैक्स का नया टेक्स्ट बुक परचेज करना पड़ता है एवरी एकेडमिक ईयर में। सर कुछ रेफरेंस बुक मुझे खरीद के रखना पड़ता है। सर मुझे कुछ स्टेशनरीज परचेज करके रखना पड़ता है, पेन पेंसिल इरेजर। यानी टू कंटिन्यू फॉर माय एम्प्लॉयमेंट कुछ एक्सपेंसेस मुझे पर्सनली बेयर करना पड़ता है, इंसिडेंटल टू माय जॉब। ऐसे सब खर्चों का बहुत पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिडक्शंस देती थी कि ठीक है कितना खर्चा हो गया, बिल बताओ, डिडक्शन लो। लेकिन स्लोली क्या होने लगा मालूम है, लोग बोगस बिल बताने को लगे, डमी बिल बताने को लगे। आई परचेज बुक्स ऑफ ₹10,000, आई परचेज बुक्स ऑफ ₹1 लाख। अरे क्या बेवकूफ बनाने को जा रहे हो तुम गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट लेटर ऑन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन रियलाइज्ड कि ऐसा बोलते बैठेंगे तो लोग बोगस बिल लेके आते जाएंगे और बेवकूफ बना के डिस्काउंट डिडक्शंस लेते जाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला मालूम है, बंद करो नाटक, will going to give you standard deduction. Word says standard. Standard means common for all, neutral for all. तुम कितना खर्चा किया हम नहीं पूछेंगे, सबके लिए डिडक्शन है। 16 सबसेक्शन 1 में कितने अमाउंट का, 50,000 का। 50 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता है, 50 से कम हो सकता है अगर आपका ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी 50 से कम है तो। इज इट क्लियर? दैट्स इट। स्टैंडर्ड डिडक्शन पे इतना ही डिस्कशन है। फिक्स्ड अमाउंट 50,000। अगर आपको कोई 40,000 पढ़ाता है, इसका मतलब वो ओल्ड टेक्स्ट बुक देखकर पढ़ाया जा रहा है। फिर से सुनना बच्चों, अगर आपको कोई 40,000 बताता है तो दैट इज अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस। इन करंट ईयर सिलेबस एज पर असेसमेंट ईयर 2021 के मुताबिक स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 से इंक्रीज करके 50,000 किया गया। अगर आप ओल्ड टेक्स्ट बुक देखोगे, मतलब लास्ट ईयर का टेक्स्ट बुक देखोगे, तो उसमें 40,000 मिलेगा और करंट ईयर का जो सम सॉल्व करना है दैट विल गोइंग टू बी ऑन द बेसिस ऑफ 50,000। कभी कभी टेक्स्ट बुक का आंसर अपने आंसर के साथ मैच नहीं होगा, तो आप ये मत सोचना कि सर आप गलत पढ़ा रहे हो। उनका आंसर अकॉर्डिंग टू 40,000 होता है। कभी कभी वो लोग आंसर चेंज करना रह जाता है, भूल जाते हैं, सो आंसर वेरीज बाय अ डिफरेंस ऑफ 10,000। तो डोंट गेट टेंशन ना, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1 इज ओवर। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन। सबको स्टैंडर्ड डिडक्शन समझ में आ गया। चल आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 डिडक्शन है अबाउट एंटरटेनमेंट अलाउंस which is given under section 16 subsection 2, but this deduction is available only for government employees. ये डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए अवेलेबल है और किसी के लिए नहीं है। इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करता हूं ये चार्ट कंप्लीट होने के बाद, मतलब ये स्लाइड कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को डिडक्शन मिलता है बट कितना मिलता है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन है आगे। नंबर 3 इज प्रोफेशन टैक्स अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 3। प्रोफेशन टैक्स मतलब if you are in service like a teacher or somewhere in office as a manager, तो आपके सैलरी में से एक कॉन्सेप्ट होता है जो माइनस हो गया होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोफेशन टैक्स। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था, अगर आपके घर में कोई एज अ एम्प्लॉय रोल प्ले कर रहा है, उनको सैलरी स्लिप मिलता है, तो जरा ध्यान से देखना बच्चों, उनके सैलरी स्लिप में प्रोविडेंट फंड डिडक्टेड दिखाई देता है, प्रोफेशन टैक्स डिडक्टेड दिखाई देता है, इनकम टैक्स डिडक्टेड दिखाई देता है,
तो उसमें से जो प्रोफेशन टैक्स डिडक्टेड हुआ था, यू कैन क्लेम अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 3, और वो सबको अवेलेबल है। ऐसा गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट भेदभाव नहीं करता है। वो भेदभाव सिर्फ कौन करता है? एंटरटेनमेंट अलाउंस करता है बच्चों। एंटरटेनमेंट अलाउंस इज टैक्सेबल फॉर ऑल। मेरे वर्ड पे ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूँ। टैक्सेबल फॉर ऑल, ऊपर सबके लिए आएगा, लेकिन नीचे डिस्काउंट डिडक्शन सिर्फ किसको मिलता है? ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। क्लियर? फिर इन तीनों का टोटल मैंने बाहर लिया, ऊपर वाले ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी से इसको लेस करूंगा तो आंसर आएगा नेट टैक्सेबल। अब आ जाओ एंटरटेनमेंट अलाउंस पे। अब आ जाओ एंटरटेनमेंट अलाउंस पे। सब लोग ध्यान देना। एंटरटेनमेंट अलाउंस का मीनिंग मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था, आपको याद आ रहा है? सर, क्लाइंट को एंटरटेन करने के लिए एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ पैसे देते हैं, उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस कहते हैं। इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल बट डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड ओनली बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड ओनली बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अब डिडक्शन कितना मिलेगा? मैं लाइन पढ़ता हूँ, जरा सब लोग ध्यान देंगे। लिखा, इफ एंटरटेनमेंट अलाउंस इज ग्रांटेड टू दी एसएससी, ग्रांटेड मतलब उसको मिला है, बाय हिज एम्प्लॉयर, it is to be included under the head income from income under the head salaries। मैंने बोला पहले ऊपर टैक्सेबल करने का, ऊपर टैक्सेबल होना चाहिए, देयर आफ्टर उसके बाद ही डिडक्शन विल बी अलाउड। अगर ऊपर इंक्लूड ही नहीं किया है, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी में आया ही नहीं है, तो नीचे डिडक्शन नहीं मांग सकते हो। नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो डिडक्शन है दैट इज अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। अगर कोई बच्चा बोल रहा है सर ये क्या लिखा है असेसमेंट ईयर 2002-3, एक्चुअली एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो प्रोविजंस है ना वो 2002-3 से बनाया हुआ था, जो अभी भी चल रहा है। इज अलाउड सिर्फ किसके लिए? इज अलाउड सिर्फ किसके लिए? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के। मतलब अगर कोई नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो उसके लिए 16 सबसेक्शन 2 नहीं है। अब आ जाओ, इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी। डिडक्शन कितना मिलेगा? सर नीचे 3 अमाउंट दिया हुआ है, 3 इंफॉर्मेशन दिया है, इसमें से अक्कड़ बक्कड़ 80-90 पूरे 100 जिधर आता रहेगा वही अमाउंट लेने का। ऐसा रूल नहीं है, ऐसा रूल नहीं है। क्या बोलता है? तीनों में जो सबसे लीस्ट अमाउंट होगा, जो सबसे छोटा अमाउंट होगा, उसी को डिडक्शन में लेने का। ठीक है, चलो देखते हैं कौन सा अमाउंट है। सबसे पहले बोलता है एक्चुअल अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड। आपको आपके कंपनी ने कितना दिया, ये पहला अमाउंट। दूसरा, 1/5 निकालो बेसिक सैलरी का, जो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट नंबर 1 में फॉर्मेट में था ना बेसिक सैलरी, उसका 1/5 निकालो। वो अमाउंट कितना आता है देखो, 2 वैल्यू हो गया। पहला कौन सा? एक्चुअल अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड। दूसरा क्या बोला? 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। तीसरा जो है वो 5,000 पर ईयर, 5,000 फिक्स है। इन तीनों को कंपेयर करना, इन तीनों में विच एवर इज लेस, वही क्या कर दिया जाएगा? अलाउ कर दिया जाएगा एज ए डिडक्शन। दैट्स इट। एंटरटेनमेंट अलाउंस पे अगर 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट आता है तो सामने जो दिख रहा है वही लिखने का। एंटरटेनमेंट अलाउंस पे अगर 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट आ गया तो सामने जो दिख रहा है वही लिखना है आपको। क्लियर? समझ में आया बच्चों? अब लास्ट पॉइंट पे आ जाओ, 16 सबसेक्शन 3, जिसको प्रोफेशन टैक्स कहा था मैंने। प्रोफेशन टैक्स को दूसरा नाम है टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। प्रोफेशन टैक्स को दूसरा नाम क्या है? टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। इस पे कोई थियरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके सैलरी से पीटी माइनस होता है, पीटी बोलो तो प्रोफेशन टैक्स कटा हुआ है, तो आप 16 सबसेक्शन 3 में डिडक्शन लो। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही होनी चाहिए। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो, सबके लिए प्रोफेशन टैक्स का डिडक्शन अवेलेबल है। दैट्स इट, ओवर। समझ में आया?